मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। आज हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ के एक टॉपिक काइंड्स ऑफ मैरिजेज अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, यानी कि वैधता के अनुसार विवाहों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उनकी हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ के अंतर्गत। काइंड्स ऑफ मैरिजेज अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, जो वैधता के अनुसार विवाह के प्रकार है वो होते हैं वैलिड मैरिज, जिसको सही कहा जाता है। वैलिड मैरिज जो होता है उसको सही भी कहा जाता है और हिंदी में इसे मान्य विवाह कहा जाता है। दूसरा प्रकार है इर्रेगुलर और इनवैलिड मैरिज, यानी अनियमित या अमान्य विवाह, और इसको फासिद विवाह भी कहा जाता है। तीसरा जो प्रकार आता है वो है वॉइड मैरिज, यानी शून्य विवाह, इसको बातिल विवाह भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि वैलिड जो सही मैरिज है वो क्या होती है। सही मैरिज में किसे बोलते हैं, यानी मान्य या सही विवाह कोई भी विवाह जो न तो शून्य होता है न ही अमान्य होता है वह मान्य विवाह है। यानी कि ऐसा विवाह जो कि शून्य भी नहीं है और अमान्य भी नहीं है उसको मान्य कहा जाता है। यानी हम दूसरे शब्दों में बात करते हैं तो वह विवाह जो सभी विधिक तत्वों के अनुरूप होगा, ऐसा विवाह जिसके अंदर जितने भी लीगल एलिमेंट्स जो चाहिए होते हैं एक वैध विवाह के लिए वो सभी मौजूद होते हैं, तो ऐसे विवाह को वैध विवाह कहा जाता है। या सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है वो कंप्लीट हो जाती है विवाह की अंतर्गत, तो वो विवाह वैध विवाह हो जाता है। विवाह को मान्य होने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। यानी ये जो शर्तें हैं, कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें अगर पूरी हो जाती है तो विवाह जो होता है वो मान्य विवाह कहलाता है। जैसा कि एक पक्ष द्वारा प्रस्ताव और दूसरे पक्ष द्वारा उसकी स्वीकृति आवश्यक है। जैसा कि हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के सृजन के लिए एक पक्ष द्वारा प्रस्ताव किया जाता है, दूसरे पक्ष के द्वारा उसकी स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो मुस्लिम विवाह के अंदर भी एक पक्ष के द्वारा प्रस्ताव किया जाता है, दूसरे पक्ष द्वारा उसको स्वीकार किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण जो यहाँ पे कंडीशन है वो है पक्षों की सहमति स्वतंत्र होना चाहिए। यानी कि वैध विवाह के अंदर जो लड़का और लड़की है उन दोनों की जो सहमति है वो स्वतंत्र होना चाहिए, वो किसी प्रकार की दबाव के अंदर या अन्य किसी प्रकार से वो नहीं होना चाहिए। वो सहमति दोनों की स्वतंत्र होना चाहिए विवाह के लिए। प्रस्ताव और स्वीकृति एक ही बैठक में होना चाहिए, कि प्रस्ताव भी एक ही बैठक में किया गया और उसकी स्वीकृति भी एक ही बैठक में प्रदान कर दी गई। वयस्क और स्वस्थ चित्त साक्षियों को अपेक्षित संख्या की उपस्थिति में हुए हो, यानी प्रस्ताव और स्वीकृति एक ही बैठक में हो। वयस्क और स्वस्थचित साक्षियों की अपेक्षित संख्या में, जैसे कि सुन्नी विवाह के अंतर्गत जो विवाह के अंदर साक्षी जो होते हैं वो 2 साक्षी होना आवश्यक है। यानी स्वस्थ चित्त, और साक्षी भी कैसे होने चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, स्वस्थ चित्त होना चाहिए साक्षियों का भी, और उनकी उपस्थिति में विवाह हुआ हो। दोनों पक्ष विवाह करने के लिए समर्थ हो, यानी दोनों पक्ष यानी जो लड़का और लड़की है वो दोनों विवाह करने के लिए समक्ष हो, यानी कि वो स्वस्थ चित्त हो, वयस्क हो। यानी स्वस्थ चित्त का मतलब है वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, वयस्क हो, मेजर हो इंडियन मेजोरिटी एक्ट के तहत। और यानी जो वयस्क का मतलब है कि लड़की की जो उम्र है वो 18 साल हो और लड़का 21 साल का हो। तीसरा बिंदु है स्वतंत्र सहमति देने में सक्षम हो, उनकी जो सहमति है वो स्वतंत्र सहमति दोनों देने में सक्षम हो। ये जो व्यवस्था है वो इंडियन मेजोरिटी एक्ट के तहत है या भारतीय कानून के तहत है कि जो वयस्क होते हैं उन्हीं का विवाह भारत में मान्य होता है। इसलिए वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ चित्त होना चाहिए, स्वतंत्र सहमति देने में सक्षम हो। यदि वह अवयस्क या पागल हो, यदि वो मेजर नहीं है या पागल है तो सहमति इनके अभिभावकों द्वारा दी गई हो। अगर वो वयस्क नहीं है तो वहाँ पर सहमति उनके अभिभावकों द्वारा भी दी जा सकती है। विवाह के पक्षकार रक्त संबंध
यानी विवाह के जो पक्षकार होता है, यानी निषेध, जहाँ पे ऐसे कुछ रिश्ते होते हैं जहाँ पे विवाह नहीं किया जा सकता मुस्लिम विधि के अंतर्गत, वो किस प्रकार से हो सकते हैं? वो जो रिलेशनशिप होती है वो रक्त संबंध की वजह से संबंध हो सकते हैं, विवाह संबंध की वजह से हो सकते हैं, या धात्रे संबंध से संबंधित कोई इस प्रकार का संबंध हो सकता है जहाँ पर विवाह निषेध होता है, अथवा किसी अन्य पुरुष या महिला की, यानी एक जो व्यक्ति होता है वो अपने रक्त संबंध में, विवाह संबंध में, वो धात्रे संबंध में जहाँ पर उसका विवाह निषेध है वहाँ पर विवाह वो नहीं कर सकता और अन्य जगह पे वो विवाह कर सकता है। यहाँ पर जो रक्त संबंध और विवाह संबंध से हम परिचित हैं कि किसी से ब्लड रिलेशन में किसी का रिलेशन है, दूसरा है विवाह, विवाह के द्वारा जो संबंध उत्पन्न होते हैं, तीसरा आता है धात्रे संबंध। तो धात्रे संबंध या रीजा फॉस्टरेज किसे बोलते हैं? फॉस्टरेज को समझने के लिए फॉस्टरेज से उत्पन्न जो रिलेशनशिप होती है वहाँ पर भी विवाह को निषेध किया गया है मुस्लिम विधि के अंतर्गत। यानी कि फॉस्टरेज संबंध या रीजा किसे कहते हैं? जबकि 2 वर्ष से कम आयु के शिशु ने अपनी माँ के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री का दूध पिया हो, यानी एक बच्चा है वो 2 वर्ष से कम उम्र है और वो अपने माँ के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से भी उसने दूध पिया है, तो उस शिशु और उस स्त्री के बीच में धात्रीय संबंध उत्पन्न हो जाते हैं। कौन से? उस शिशु जिसने दूध पिया है और वो माता जिसने उसको दूध पिलाया, तो दोनों के बीच में धात्रीय संबंध उत्पन्न हो जाते हैं और वह स्त्री उस शिशु की दाएँ माँ बन जाती है। धात्रे संबंधी वह होते हैं जिन्होंने एक ही स्त्री का दूध पिया हो, यानी वो जो माँ दूध पिलाती है वो दाएँ माँ बन जाती है, और धात्रे संबंधी वो होते हैं जिन्होंने एक ही स्त्री का दूध पिया हो। यद्यपि धात्रे संबंधियों का जन्म एक ही माता पिता से नहीं होता, फिर भी वे विवाह के प्रयोजन के लिए रक्त संबंधी समझे जाते हैं। हालांकि उनके बीच में ब्लड रिलेशनशिप नहीं होती, लेकिन फिर भी विवाह के प्रयोजन के लिए उनको धात्रे संबंधों को ऐसा समझा जाता है जैसे वो रक्त संबंध हो। रक्त संबंध और विवाह संबंध के कारण निषिद्ध लोग धात्रे संबंध के कारण भी निषिद्ध होते हैं। यानी जिन जिन रिलेशनशिप में रक्त संबंध के कारण या विवाह संबंध के कारण कोई व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता, वहाँ पर वो अगर धात्रे संबंध भी उसी प्रकार के हैं तो वहाँ पर भी उसका विवाह निषिद्ध होता है। जैसे कोई व्यक्ति केवल अपनी सगी बहन से ही नहीं, बल्कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी, जरूरी नहीं कि अपनी सगी बहन से ही वो विवाह नहीं करे, धात्रे बहन से भी वो विवाह नहीं कर सकता। इसके अपवाद क्या हैं? इस निषेध से संबंधित सामान्य नियम के कुछ अपवाद भी हैं जिसके अंतर्गत किया गया विवाह जो होता है वो मान्य होता है। यानी बहन की जो धात्री माता होती है उससे किया गया विवाह मान्य होता है, धात्री बहन की माता से किया गया विवाह मान्य होता है, धात्री पुत्र की बहन से किया गया विवाह मान्य होता है, और धात्रे भाई की बहन से किया गया विवाह मान्य होता है। लेकिन सिया विधि के अंतर्गत क्या है? सिया विधि के अंतर्गत धात्रेय संबंधियों के साथ विवाह पूर्णतः निषिद्ध है। ये जो अपवाद है ये सुन्नी विधि में ही पाए जाते हैं जहाँ पर कुछ धात्रेय संबंधों में विवाह मान्य होता है, जबकि सिया विधि के अंतर्गत धात्रेय संबंधियों के साथ किया गया विवाह पूर्णतः निषिद्ध होता है। सुन्नी विधि के द्वारा मान्य अपवाद इस संबंध में सिया विधि में मान्य नहीं होते, यानी वो अपवाद है वो खाली सुन्नी विधि के अंतर्गत है। सिया विधि के अंतर्गत पूर्ण निषेध है धात्रेय संबंधियों के साथ में विवाह करना। रक्त संबंधी विवाह संबंध और धात्रेय संबंध के आधार पर उपरोक्त निषेध निरपेक्ष है और इसके विरुद्ध किए गए विवाह शून्य होते हैं। यानी कि इस तरह से जो विवाह जो किए गए होते हैं धात्रेय संबंधियों में भी, तो वो भी शून्य प्रवृत्ति के विवाह माने जाते हैं। और इसी प्रकार से जो मान्य, तो ये तो हमने पढ़ा धात्रीय संबंधी, यानी जब कोई व्यक्ति, सही विवाह की शर्त है कि वो दोनों पक्ष विवाह करने के लिए समर्थ हो, ये तो अपन ने पढ़ लिया था। लेकिन विवाह के पक्षकार रक्त संबंध, विवाह संबंध या धात्रीय संबंध से, तो हमने धात्रीय संबंध के बारे में जाना। तो इस धात्रीय संबंध से, विवाह संबंध से और रक्त संबंध से विवाह ऐसा ही नहीं किया गया हो जहाँ पर विवाह निषिद्ध है, अन्यथा विवाह मान्य होता है। अथवा किसी अन्य पुरुष या महिला की पति या पत्नी की परिस्थिति में न हो, या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से शादी कर रहा है, कोई पुरुष किसी महिला से शादी कर रहा है, तो वो महिला किसी और की पत्नी नहीं होना चाहिए। तो अगर वो किसी और की पत्नी से विवाह कर लेता है तो ऐसा विवाह मान्य नहीं होगा, तो वो अविवाहित होनी चाहिए महिला। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने पढ़ा कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर विवाह मान्य होता है, या मान्य विवाह के लिए कौन कौन सी शर्तों का पूरा किया जाना आवश्यक है। इसके बाद हम अगला विवाह पढ़ते हैं
इर्रेगुलर और इनवैलिड यानी फासिद मैरिज किसे कहते हैं? यानी अनियमित या अमान्य फासिद विवाह सुन्नी विधि के अंतर्गत निम्न विवाह अनियमित फासिद माने जाते हैं। यहाँ पर ये बात जानना महत्वपूर्ण है कि इर्रेगुलर और इनवैलिड जो मैरिज होती है इसको खाली सुन्नी विधि के अंतर्गत मान्यता दी गई है। शिया विधि के अंतर्गत इर्रेगुलर और इनवैलिड मैरिज मान्य नहीं है। यानी कि अनियमित या अमान्य फासिद विवाह सुन्नी विधि के अंतर्गत निम्न विवाह अनियमित या फासिद माने जाते हैं। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें किए गए विवाह जो होते हैं वो अनियमित होते हैं? यानी कि बिना साक्षियों के किए गए विवाह सुन्नी विधि के अंतर्गत यदि बिना साक्षियों के जो विवाह किया जाता है वो अनियमित होता है। 4 पत्नियों से विहित व्यक्ति द्वारा पांचवी पत्नी से विवाह मुस्लिम लॉ के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में 4 पत्नी रख सकता है, लेकिन अगर वो 4 पत्नी उसकी जीवित है और 4 पत्नियों से उसका रिश्ता है, रिलेशनशिप है, और फिर भी 4 पत्नियों के होते हुए भी वो अगर किसी 5वीं पत्नी से विवाह कर लेता है तो वो विवाह उसका अनियमित हो जाता है। तलाकशुदा या विधवा स्त्री से इद्दत की अवधि पूरी होने से पहले विवाह, कोई ऐसी महिला है जो तलाक की या विधवा होने के कारण इद्दत पीरियड में है, इद्दत की समय अवधि में है, उसका जो इद्दत पीरियड है वो चल रहा है, उस इद्दत पीरियड के पूरा होने से पहले ही अगर उस ऐसी स्त्री से विवाह कर लिया जाता है तो ऐसा विवाह भी अनियमित होता है। अगली जो कंडीशन होती है वो है मूर्ति पूजक या अग्नि पूजा करने वाले जो लोग होते हैं उनसे अगर कोई मुस्लिम विवाह करता है सुन्नी विधि के अंतर्गत तो ऐसे विवाह जो होते हैं वो इर्रेगुलर मैरिज के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो कंडीशन है वो अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा किया गया विवाह भी अनियमित होता है और अवैध संयोग के कारण निषिद्ध विवाह भी सुन्नी विधि के अंतर्गत अनियमित या इर्रेगुलर माना जाता है। लेकिन शिया विधि के अनुसार यानी सुन्नी विधि की बात करें तो विवाह 3 प्रकार के होते हैं, वैलिड, इर्रेगुलर या इनवैलिड और वॉइड मैरिज। लेकिन जो शिया विधि होती है उसके अंदर 2 ही प्रकार की मैरिज होती है, या तो वैलिड होती है या वॉइड होती है। यानी शिया विधि के अनुसार विवाह या तो मान्य होता है या विवाह शून्य होता है। शिया विधि के अंतर्गत अमान्य या अनियमित विवाह को मान्यता प्रदान नहीं की गई है, यानी शिया विधि में इर्रेगुलर मैरिज को मान्यता नहीं है। जो विवाह सुन्नी विधि के अंतर्गत अनियमित फासिद माने जाते हैं, यानी जो सुन्नी विधि के अंतर्गत जो विवाह अनियमित माने जाते हैं जिनको फासिद कहा जाता है, जहाँ पर खाली एक कंडीशन है बिना साक्ष्यों के किए गए विवाह, क्योंकि शिया विधि के अंतर्गत विवाह के अंदर साक्ष्यों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सुन्नी विधि के अंदर साक्ष्यों की आवश्यकता होती है, 2 साक्ष्यों की। इसलिए ये कहा गया है कि जो विवाह सुन्नी विधि के अंतर्गत अनियमित या फासिद माने जाते हैं वे विवाह केवल बिना साक्ष्यों के किए गए विवाह को छोड़कर शिया विधि के अंतर्गत शून्य होते हैं। यानी बिना साक्ष्यों के किए गए विवाह को छोड़कर अन्य प्रकार के जो अनियमित विवाह होते हैं वो शिया विधि के अंतर्गत शून्य होते हैं। और यहाँ पर बिना साक्ष्यों के किए गए विवाह को इसलिए बाहर रखा गया है शिया विधि के अंतर्गत शून्य होने से, क्योंकि बिना साक्ष्यों के किए गए विवाह शिया विधि के अंतर्गत मान्य होते हैं, या शिया विधि के अंतर्गत साक्ष्यों की आवश्यकता विवाह के समय नहीं होती। शिया विधि के अंतर्गत बिना किसी साक्ष्य के किया गया विवाह पूर्णतया मान्य विवाह होता है। इस प्रकार से ये हमने दूसरा प्रकार पढ़ा इर्रेगुलर इनवैलिड मैरिज का, जो कि सुन्नी विधि के अंतर ही ये प्रकार पाया जाता है और ये प्रकार शिया विधि के अंतर्गत नहीं होता। इन विवाहों को शिया विधि के अंतर्गत शून्य माना जाता है। अगला जो विवाह है वो हम पढ़ेंगे वॉइड या बातिल मैरिज किसे कहा जाता है। यानी कि शून्य या बातिल विवाह निरपेक्ष असमर्थता वाले पक्षकारों द्वारा किए गए विवाह, यानी अर्थात रक्त, वैवाहिक अथवा धात्रीय संबंधों के कारण निषिद्ध ऐसे व्यक्तियों से विवाह किया जाता है जो आपके रक्त संबंधी हो या आपके धात्रीय संबंधी हो या वो आपसे किसी वैवाहिक रिलेशन में हो। तो इस प्रकार से ऐसे संबंधियों से किए गए विवाह शून्य होते हैं। ऐसे विवाहों का कोई वैध प्रभाव नहीं होता, यानी ऐसे विवाहों का कोई लीगलिटी नहीं होती। ऐसे विवाह शून्य होते हैं, वो कहीं पर भी उनको मान्यता नहीं है या वो शून्य प्रकृति के होते हैं।
यानी वो कौन कौन से विवाह है। यानी पहले हम बात करेंगे रक्त संबंध के कारण निषिद्ध विवाह। ऐसे विवाह जहाँ पर एक व्यक्ति के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस है कि वो इन ब्लड रिलेशंस में विवाह नहीं कर सकता, जैसे कि वो माता से विवाह नहीं कर सकता, पुत्री से विवाह नहीं कर सकता, बहन से विवाह नहीं कर सकता। ऐसे रक्त संबंधियों से किए गए विवाह शून्य विवाह होते हैं। दूसरे प्रकार के जो शून्य विवाह होते हैं वो वैवाहिक संबंध के कारण निषिद्ध विवाह। यानी ऐसे विवाह, ऐसे संबंधी जो कि आपसे विवाह संबंध के कारण किसी से आपके रिलेशनशिप है, तो उनमें भी कुछ निषिद्ध इस प्रकार के रिलेशन है जहाँ पे आप विवाह नहीं कर सकते। जैसे कि पत्नी की जो माता से विवाह नहीं कर सकते, पत्नी की पुत्री से विवाह नहीं किया जा सकता, पिता या पुत्र की पत्नी से किया गया विवाह भी यहाँ पर अमान्य होता है या शून्य होता है। अगला जो आता है दात्र्य संबंध के कारण निषिद्ध विवाह। दात्र्य संबंध के बारे में हमने अभी पहले बात की है। तो धात्र्य संबंध के कारण भी यदि धात्र्य बहन से विवाह नहीं किया जा सकता, धात्र्य माता से विवाह नहीं किया जा सकता, तो धात्र्य संबंध से भी किए गए विवाह जो होते हैं वो शून्य होते हैं। दूसरे की पत्नी से विवाह कर लिया जाए, मान लो किसी व्यक्ति की पत्नी से विवाह कर लिया, तो ऐसा विवाह भी क्या होगा, शून्य होता है। ऐसे व्यक्तियों के बीच पुनर्विवाह जिनका विवाह विच्छेद 13 तलाक द्वारा हो चुका है और वैध अवरोध दूर नहीं किया गया है, यानी ये पहले ये वैधता के आधार पर शून्य माना जाता था कि किसी व्यक्ति ने 3 तलाक दे दिया और उसके बाद में उसका जो हलाला निकाह नहीं हुआ और उससे पहले ही उसने दोबारा उससे शादी कर ली, तो वो भी अवैध या शून्य विवाह माना जाता है। हालांकि जो उच्चतम न्यायालय है उन्होंने हाल ही में अपने निर्णय के अंदर 3 तलाक को शून्य घोषित किया गया है, नल एंड वॉइड करा दिया गया है। यानी इसी प्रकार से उपरोक्त आधारों पर सिया विधि एवं शून्य विधि दोनों विधियों के अंतर्गत जो अपन ने जो विवाह देखे रक्त संबंध के कारण, वैवाहिक संबंध के कारण, धात्रीय संबंध के कारण, दूसरे की पत्नी से विवाह और बिना 3 तलाक देने के बाद बिना हलाला निकाह किए या वैध अवरोध दूर किए गए विवाह जो हो जाते हैं वो सिया और सुन्नी दोनों विधियों के अंतर्गत शून्य माने जाते हैं। इस प्रकार से हमने शून्य विधि के अंतर्गत वैधता के अनुसार विवाहों के 3 प्रकार देखे, शून्य विवाह, अनियमित विवाह और मान्य विवाह। जबकि सिया विधि के अंतर्गत 2 ही प्रकार हैं, शून्य विवाह और मान्य विवाह। धन्यवाद।